हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सीए फाइनल न्यू सिलेबस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, उनकी रिवीजन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वन बाय वन करके शेयर कर दूंगा। इससे पहले मैंने सीए फाइनल के स्टैंडर्ड्स की वीडियो जो है अपलोड कर रखी है, एक मैराथन बना के। आप लोग उस मैराथन को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ये जो वीडियोज आ रही हैं इनको देखते जाइए, आपके सीए फाइनल के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। सीए फाइनल में स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आई होप ये बात आपको पता है। और साथ साथ में आप लोग जो है खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की ऑडिटिंग क्लासेस के लिए edu91.org विजिट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं। चलो, लाइक टारगेट आपके ऊपर छोड़ा, जितने बजे लाइक्स कर दो जल्दी से और सबके साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के अंदर, और फिर रोज डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करता रहूंगा। आइए जी, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एसए नंबर 800। एसए 800 किससे डील करता है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कोट करना पड़ेगा। एसए 800 बात करता है स्पेशल कंसिडरेशंस की। कब? जब आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? जो प्रिपेयर्ड है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स, राइट। तो स्पेशल कंसिडरेशन कब? जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो प्रिपेयर्ड है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। आइए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है विच इज डिजाइन्ड टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर। और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कैसा होता है? विच इज डिजाइन्ड टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। तो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेसिफिक यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के 3 एग्जांपल हैं। एग्जाम्पल 1, कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपसे रिक्वेस्ट किया है आपके क्रेडिटर्स ने। कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपसे रिक्वेस्ट किया आपके क्रेडिटर्स ने। एग्जाम्पल 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस, जो रेगुलेटर ने बताए हों, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हों। 3 एग्जाम्पल, कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वेस्टेड बाय क्रेडिटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिख सकता है। अच्छा, अब एसए 800 में कितने मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है? नंबर 1, एक्सेप्टेंस। नंबर 2, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। एंड नंबर 3, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एक बात आपको और बता दूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनती है उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसपीएफएस। और आगे आने वाली वीडियो में मैं एसपीएफ बोलूंगा तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एसपीएफएस बोलूंगा तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, इस एसए, ये एसए जो है बाकी एसएस को ओवरराइड नहीं करता, रादर वो ये बताता है कि बाकी एसएस की एप्लीकेशन कैसे होने वाली है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में, या फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है उनके केस में, राइट। तो अब यही तीनों रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस को लेके हमने किन बातों का ध्यान रखना है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस को लेके हमने किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग को लेके हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यही 3 बातें अब डिटेल में जो है यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस जब आप कर रहे होंगे ऐसे एंगेजमेंट का, कैसे एंगेजमेंट का? जो ऑडिट का एंगेजमेंट है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, विच आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? ऑडिटर को 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। नंबर 1, सबसे पहले ही शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल, द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर विच इट इज प्रिपेयर्ड, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2, ही मस्ट अंडरस्टैंड द इंटेंडेड यूजर्स, के इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होने वाले हैं। नंबर 3, ही शुड अंडरस्टैंड दी स्टेप्स टेकन बाय दी मैनेजमेंट टू डिटरमाइन कि यही एप्लीकेबल एफआरएफ एक्सेप्टेबल है। ये थर्ड स्टेप तभी लगता है जब मैनेजमेंट के पास चॉइस होती है 2 फ्रेमवर्क में से किसी एक को चूज करने की। तो ऑडिटर जो है मैनेजमेंट के स्टेप्स को भी अंडरस्टैंड करता है कि हाउ मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट दिस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबिलिटी को लेके 2 बातें और ध्यान रखनी है। बात नंबर 1, एक्सेप्टेबल, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है किससे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर से। किससे इंपैक्ट होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर से। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज एक्सेप्टेबिलिटी में क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है क्या किसी रेगुलेटर ने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश करे हैं? अगर हाँ, तो वो ही एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाएगा, वो ही हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है वो कहलाएगा। लीजिए, हमारी प्लानिंग के अंदर, हमारी एक्सेप्टेंस के अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर करनी थी? 5 चीजें हैं कुल मिला के। पर्पस क्या है?
नंबर 2 इंटेंडेड यूजर कौन है, इनको अंडरस्टैंड करना है। नंबर 3 मैनेजमेंट के वो स्टेप्स जिसके थ्रू मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि यही वाला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। अब एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर दो बातें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर एक की फैक्टर है एक्सेप्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, और अगर रेगुलेटर ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस बता दिए हैं तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ही आपके लिए क्या बन जाएंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब प्लानिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है जब आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एसपीएफ करने जा रहे हैं, तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। यहां पे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं बोला गया है, बस सिंपल से एक बात बोली गई है, क्या ऑडिटर को देखना है कि जो एप्लीकेशन ऑफ एसेज है क्या उसमें हमें कोई स्पेशल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। ऑडिटर को सिर्फ ये बोला गया कि देख लो क्या कोई स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन एप्लीकेशन ऑफ द अदर एसेज, जो हमारे एसे 100 to 700 वाली सीरीज में आते हैं, उनकी एप्लीकेशन के टाइम पे क्या कोई स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जो ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल एसे 320 का एग्जांपल दिया गया कि देखिए जब आप लोग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर जीपीएफ कर रहे होते हैं तो आप मर्टिलिटी लेवल डिटरमाइन करते हैं, कीपिंग इन माइंड व्हाट कॉमन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स या कलेक्टिव फाइनेंशियल नीड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। लेकिन स्पेशल पर्पस ऑडिट के केस में यू हैव टू कीप इन माइंड द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर ओनली, राइट। फिर से बोल दूं, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में सिर्फ इतना बोला गया कि ऑडिटर को देखना है कि एसेज को अप्लाई करते समय कोई स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जो ध्यान में रखनी है। फिर एग्जांपल दिया गया कि मर्टिलिटी के केस में ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि जब मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एज पर एसे 320 हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उस केस में जीपीएफ के केस में हम लोग कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हुए मर्टिलिटी लेवल डिटरमाइन करते हैं। लेकिन एसपीएफ के केस में हम लोग जो है इंटेंडेड यूजर की फाइनेंशियल नीड्स को जो है ध्यान में रखेंगे। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया एसे 260 के रिस्पेक्ट में, एसे 260 में हम किससे कम्युनिकेट करते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और ओवरसाइट ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं तो इट मे हैपन कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो इन जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रोसेस को ओवरसाइट करते थे वो अलग होंगे, और जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं उनके केस में जो लोग ओवरसाइट रखते हैं वो अलग होंगे। तो आपको कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली करना है, राइट। देन अब हमारे पास एक और चीज आती है, देखिए हमारे पास एक्सेप्टेंस की बात हो गई, हमारे पास एक्सेप्टेंस के साथ साथ और किसकी बात हो गई, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग की। फिर हमारे पास अब एक स्पेशल कैटेगरी बनती है कि कैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे आएगा, उस पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक बात लिखी थी उसको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब करते हो उन टर्म्स को जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए यानी कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो ये चीज चेक करे, वो ये इवैल्यूएट करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन टर्म्स को एडिक्वेटली डिस्क्राइब करती है जिन टर्म्स को फॉलो करके क्या बन रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। फिर इन दोनों बुलेट्स को साथ में जोड़ दीजिएगा। एसए 700 किससे डील करता है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है। और अगर बात चल रही है ऑडिटर रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक बात बहुत जरूरी है, ऑडिटर को जरूर अपनी रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका पर्पस क्या है, इनका इंटेंडेड यूजर कौन है। ऑडिटर को ये जरूर डिस्क्राइब करना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं इनका पर्पस क्या है, इनका इंटेंडेड यूजर कौन है। और नहीं तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक नोट को रेफर कर सकता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होगा जिसके अंदर ये दोनों इंफॉर्मेशन होगी। या तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे कि भाई पर्पस क्या है इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और इनका इंटेंडेड यूजर कौन है, या फिर फाइनेंशियल स्टेट जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहीं पे किसी नोट को रेफर कर दे जिसमें ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो दो बातें दोनों रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो याद रखिए ऑडिटर को ये जरूर इवैल्यूएट करना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब करते हो जिन टर्म्स पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, उन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। नंबर 2, 700 में हमें बताया गया फॉर्मेट और कंटेंट के बारे में, फॉर्म और कंटेंट के बारे में। तो याद रखिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिटर जब रिपोर्ट बना रहा होगा तो उसने अपनी रिपोर्ट में दो बातें जरूर बतानी है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है और इनका इंटेंडेड यूजर कौन है। और अगर ये बात नहीं बता रहा है तो एक काम वो कर सकता है कि इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे भी
ये इंफॉर्मेशन गिवन है उस नोट को रेफर कर सकता है। लीजिए, अब थर्ड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब मैनेजमेंट के पास चॉइस थी। क्या करने की चॉइस थी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करने की चॉइस थी, राइट। यानी जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था, हमारे पास अगर चॉइस थी तो हम लोग स्टेप्स देखते थे कि भाई मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लेके डिसाइड किया कि ये एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे केस में यहां पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है बताई गई है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, तो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन याद रखिए, आपके एसएस 700 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाके। तो उसी सेक्शन की बात चल रही है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो मेक रेफरेंस, ये स्पेशल रेफरेंस आना चाहिए टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टांसेस। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एज पर एसएस 700 के अंदर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी कि भाई मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टांसेस। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास बचे हैं दो प्यारे प्यारे से टॉपिक। एक में हम लोग रीडर्स को अलर्ट करना चाहते हैं और दूसरे में हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। अब हम रीडर्स को अलर्ट क्यों करना चाहते हैं, पहले तो ये समझिए। क्योंकि हो सकता है हमें रेगुलेटर ने, यानी कि कंपनी को रेगुलेटर ने कुछ प्रोविजंस बताए हो जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। अब इस कंपनी ने उसी प्रोविजन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हो और वो पब्लिकली अवेलेबल हो, तो पब्लिक कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालेगा और यूजर को अलर्ट करेगा। वो पैराग्राफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा। आई होप आप लोगों को ऐसे 706 यहां से समझ आ रहा है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब डालते हैं? जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले से डिस्क्लोज किसी चीज को यूजर को समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो ऑडिटर की नजरों में और यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेगा ऑडिटर? यूजर को अलर्ट करने के लिए एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालेगा और उसमें बताएगा, उसमें क्लियरली लिखेगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके बनाई गई है और ये और किसी पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके बनाई गई है और ये और किसी पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, और ऑडिटर शैल इंक्लूड दिस पैराग्राफ अंडर एन एप्रोप्रिएट हेडिंग। चलिए, व्हाई दिस इंडिकेशन इज रिक्वायर्ड, मैंने आपको बता दिया। रेगुलेटर ने कुछ एंटिटीज को स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को बोले और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पब्लिक रिकॉर्ड में चले गए। अब उससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसलिए ऑडिटर जो है यूजर्स को अलर्ट कर देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसपीएफ को यूज करके बने हैं और ये और किसी पर्पस के लिए सूटेबल जो है वो नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेटर के पर्पस के लिए सूटेबल थे। अब एक आखिरी चीज, और वो आखिरी चीज क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। अब ऑडिटर क्या चाह रहा है कि भाई ऑडिटर चाह रहा है कि मैंने ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए किया है, तो मैं चाहता हूं कि कोई और इस पर रिलाय या कोई और इसका यूज जो है वो ना करे। तो ऑडिटर उसके लिए क्या कर सकता है, जरा ध्यान से देखिए। अलर्ट तो हमने ऊपर ही दे दिया था। ऑडिटर अगर अप्रोप्रिएट समझे तो इंडिकेट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट में दैट इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर, दैट इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर। तो ऑडिटर in addition to the alert, if considered appropriate, may indicate that this auditor report is intended solely for the specific user. इस केस में क्या होगा? पैराग्राफ alerting the users may be expanded to include these other matters and heading may be modified accordingly. राइट तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो ऊपर पैराग्राफ दे रहे थे अलर्ट वाला, क्या अलर्ट वाला कि देखो जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके बनी है और ये किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होगी, हम लोग उसको एक्सपैंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे और उसके अंदर ये मैटर भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। राइट, लीजिए, तो ये मैंने कुछ सैंपल पैराज भी दे दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड, तो उस केस में हम लोग क्या बताएंगे? पहली बात तो ईओएम ओएम कुछ भी हो हम उसमें मॉडिफाई नहीं करते अपना ओपिनियन। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, नोट एक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले तो हमने बताना है नोट एक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। फिर हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई थी किस लिए? टू असिस्ट द एबीसी कंपनी लिमिटेड विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द अबव। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम लोग बना रहे थे हम वो बताएंगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या था। राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। अगर आप यहां तक देखें तो मैंने अलर्ट कर दिया कि भाई साहब ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बनी हुई है ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस पे बनी है, ये किसी और काम के लिए सूटेबल नहीं है। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन रोकना चाहता हूं। अवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर एबीसी लिमिटेड एंड डीईएफ लिमिटेड। मान लीजिए लेंडर था, डीईएफ लिमिटेड जो है वो लेंडर था या कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी थी, एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज बाय अदर पार्टीज अदर देन एबीसी एंड डीईएफ।
हमने यूज़ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, लीजिए, अब आप सिर्फ अलर्ट करना चाहते हैं, और आप जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से वहीं तक आ जाएगा, अनदर पर्पस तक, जहां तक मैंने पहले मार्क किया था, बस वहां तक की बातें यहां पे आ जाएंगी। अच्छा, क्या एक ऑडिटर ही जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों ऑडिट कर सकता है कि क्लाइंट के? आंसर इज कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को अदर मैटर पैराग्राफ जो है इंसर्ट करना पड़ेगा। अदर मैटर पैराग्राफ फिर से SS 706 को रेफर कर देता हूं। अदर मैटर पैराग्राफ उन मैटर्स के लिए आता है जो ऑडिटर को लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट के लिए जरूरी है और उसके बेसिस पे मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होता है। ये बात याद रखिएगा, SS 706। Okay, so if the auditor has also issued an auditor's report on financial statement prepared by ABC for the same period in accordance with general purpose framework, then the same information must be indicated by inserting अदर मैटर पैराग्राफ। ये अदर मैटर पैराग्राफ का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ABC लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क रेफर टू इन रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन विच वी हैव इशूड अ सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर ऑफ ABC कंपनी। 14 मिनट 55 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मैंने आपका रिवाइज करा दिया। राइट, अब हो सकता है कहीं जगहों पर भाई आधे घंटे में पढ़ाया जा रहा हूं, मैंने इसको 1.5 घंटे लेके पढ़ाया था, लेकिन प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ऐसी रिवीजन वीडियो बना के दूंगा कि उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रॉमिस को निभाते हुए आप लोगों को जल्दी से एक काम और कर देता हूं, और ICAI तो पता ही ना आपको, ICAI के आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर बुक जल्दी से खुल जाती है तो। बिल्कुल खुल गई है, आइए जी चलते हैं। तो इसका आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। Essay 800 deals with special consideration applicable in respect of audit of financial statement prepared in accordance with special purpose framework. Explain by giving examples meaning of the special purpose framework. तो मीनिंग हमें पता ही है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है, याद कीजिए। यहाँ पे हमने देखा था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है विच इज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर। एग्जाम्पल आपका कैश रिसिप्ट और डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट, जो क्रेडिटर्स ने रिक्वेस्ट किया। दूसरा एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटर। तीसरा एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं लक्ष्मी और ललिता वाले, वो भी आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। लक्ष्मी और ललिता कहाँ है? लक्ष्मी और ललिता ये रही, लक्ष्मी और ललिता। चलो भाई आ जाओ लक्ष्मी जी, ललिता जी आ जाओ। तो ललिता जी ऑडिटर है कंपनी की, उन्होंने ऑफर किया प्रोफेशनल, उनको ऑफर किया जा रहा है प्रोफेशनल वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लोन एग्रीमेंट फॉर द सेम पीरियड। तो ध्यान से सुनिए, एक पहले से ही व्यक्ति ऑडिटर है और उसको अब ऑडिट ऑफर किया जा रहा है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। शी चूजेस टू एक्सेप्ट द वर्क एंड हैज मेड अप हर माइंड टू डिस्क्लोज द फैक्ट इन द अदर मैटर पैराग्राफ। बहुत बढ़िया है, वो एक्सेप्ट कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती है, अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगी। इन ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय हर फॉर दिस स्पेसिफिक एंगेजमेंट। इज देयर अप्रोच प्रॉपर? यस, प्रॉपर। CA Lakshmi has prepared a draft audit report for financial statement of X Limited prepared in accordance with the financial reporting provisions of a contract with Y Limited. Okay, लक्ष्मी जी ने जो है क्या एक ऑडिट रिपोर्ट बना ली है, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन अच्छा आपको दिख नहीं जाएगा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये लीजिए, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, CA लक्ष्मी, ये ललिता वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, अब मैं लक्ष्मी वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। CA लक्ष्मी हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ X लिमिटेड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद Y लिमिटेड। देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है, prepared in accordance with the financial reporting provision of a contract with Y Limited. This makes this financial statement a special purpose financial statement. She has drafted the unmodified opinion to be given in audit report, no problem. Besides, she has also drawn attention in the draft audit report to note A to the financial statement which describes the basis of accounting. Very good. ठीक है। हाउ शी शुड इंश्योर दैट रिपोर्ट शुड नॉट बी मिसयूज। तो रिपोर्ट मिसयूज ना हो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अलर्ट देना पड़ेगा। अलर्ट के साथ साथ उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये सोनली किसके लिए बनाई गई थी। मैं आपको एग्जैक्टली वो पैराग्राफ दिखाता हूं कौन सा लिखना है। ये वाला पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा, ये लाइन जरूर आएगी। अवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर ABC कंपनी। मेरे एग्जांपल में ABC थी, यहाँ पे आप लोग बोल देंगे सोनली फॉर X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड, सोनली फॉर X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड, एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय पार्टीज अदर देन X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड। लीजिए, तो इस तरीके से आपका ये 2-3 क्वेश्चंस भी जो है मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। ओके, खुश हो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।